हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग यूपी पीजीटी केमिस्ट्री 2021 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। दो वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं पीवाईक्यू की सीरीज में, जिसमें हमने 10-10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो में फिर से हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो टोटल 30 क्वेश्चन यहाँ पे ओवरऑल डिस्कस हो जाएंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, टेम्परेचर अबव विच ए रियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इज नोन एज। तो इसका आंसर तो है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर या उससे ज़्यादा अगर आपका टेम्परेचर है किसी गैस का, तो फिर चाहे आप कितना भी प्रेशर उस गैस पे लगा लें, वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फार्मूले मैंने लिखे हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर का फार्मूला यह है किसी भी रियल गैस के लिए, आइडियल गैस, वंडरवॉल गैस के लिए। ठीक, तो यहाँ पे ए और बी वंडरवॉल कांस्टेंट हैं और आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ही है, और 8/27 एक नंबर है। ठीक, तो क्रिटिकल टेम्परेचर का जो फॉर्मूले में न्यूमरेटर होता है वो 8A होता है और डिनोमिनेटर में 27RB होता है। ठीक, तो ये फॉर्मूला भी आपसे आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से क्रिटिकल वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्रिटिकल वॉल्यूम इज इक्वल टू 3B। ठीक, और क्रिटिकल प्रेशर का फॉर्मूला होता है A/27B²। तो ये तीनों फॉर्मूले आप लोग याद रखिएगा, जिससे कि आने वाले एग्जाम में अगर पूछे जाए तो आप कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है Cb4CO2 मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू। आपसे CO2 मॉलिक्यूल के लिए Cb पूछा है कि Cb क्या होगा। Cb मतलब स्पेसिफिक, इस क्वेश्चन में आपसे Cb पूछा गया है। और आप जानते हैं कि जो Cb होता है, उस Cb के लिए तीन कंपोनेंट होते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। कोई भी मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर ट्रांसलेशनल की बात की जाए, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो होती है 3, क्योंकि एक्स वाई जेड वो तीनों एक्सिस के अराउंड मूव कर सकता है। ठीक, नाउ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की जाए तो जो लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं उनके लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 2, और नॉन लीनियर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है आपकी 3। ठीक है, तो CO2 अपना लीनियर मॉलिक्यूल होता है। ठीक, ठीक, तो CO2 लीनियर मॉलिक्यूल है, इसलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी। और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए होती है 3n के बराबर, जिसमें 3 है आपका नंबर और n है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो CO2 में 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा CO2 के लिए। तो इस तरह से टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो CO2 के लिए आएगा वो आएगा 3 × 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो जिनमें से 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई CO2 के केस में, और बचा वाइब्रेशनल। तो 3 - 2। ठीक है, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल को हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 - 5 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम CO2 के लिए हो जाएंगी 4। अब Cb कैसे कैलकुलेट करें अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको पता है तो इसके लिए आपका एक फॉर्मूला, जो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूशन होता है वो Cb में, वो होता है Cb इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन का 3 है तो 3, और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का Cb में कंट्रीब्यूशन होता है R/2 के बराबर। ठीक, इसी तरह से इसमें प्लस करेंगे रोटेशनल का, तो रोटेशनल के केस में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इंटू R/2 कंट्रीब्यूशन ही पर डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल के केस में होता है। इसी तरह से वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ 4 है, तो 4 इंटू वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का अगर कंट्रीब्यूशन यहाँ पे, वैसे तो R होता है लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया 20% वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन आपको रूम टेम्परेचर पे करना है। तो हाई टेम्परेचर पे होता है R मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पर डिग्री ऑफ फ्रीडम R के बराबर होता है, लेकिन 20% ही हमको यहाँ पे मानना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि 20% आप एज्यूम कीजिए वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन। तो R का 20% हो जाएगा आपका, 20% इसका निकालेंगे R का, तो R इंटू 20/100 करोगे आप लोग तो ये हो जाएगा R/5। ठीक है, तो इस तरह से आप जो वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन है वो R/5 पर डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, तो इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 3/2, R को मैं कॉमन ले ले रहा हूँ, R 2 जो रोटेशनल वाला कंपाउंड है उसमें 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 + 4/5 ब्रैकेट में इनको क्लोज कर देता हूँ, R को मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ से Cb जो हमको मिलता है वो मिल रहा है यहाँ पे
10 फिफ अरे ये क्या हो गया? तो सीवी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 या 15, 15 प्लस 10, 25, 4 दूनी 8, 33/10 इंटू आर। ठीक, तो 3 इंटू आर, तो इसका मतलब हमको सीवी मिल गया है 33/10 इंटू आर। आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो जब इसमें आर की वैल्यू रखेंगे तो ये तो हो गया 3.3 इंटू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा आपका 27.44। ठीक, जूल पर केल्विन पर मोल। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड दिया है जो कि 0.763 वोल्ट होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल कंसिस्टिंग ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। आपको जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की रॉड डाली गई है। ठीक है, तो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक रॉड डाली गई है, तो एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड में होगी। ठीक है, तो रिएक्शन यहाँ पे जिंक सॉलिड इनिशियली है, वो डिजॉल्व हो रहा है जिंक +2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज हो रहे हैं। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। ठीक, तो इस रिएक्शन के लिए अगर आप सेल पोटेंशियल निकालें तो नन्स इक्वेशन होती है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन होता है। एन की वैल्यू यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 2 यहाँ पे आप लिख सकते हैं लॉग प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। ठीक, तो प्रोडक्ट में जिंक +2 है और रिएक्टेंट में जिंक सॉलिड है, क्योंकि सॉलिड स्टेट का हम लोग कंसंट्रेशन 1 कंसीडर करते हैं। ठीक, तो जिंक +2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई जिंक सॉलिड। तो ये वैल्यू मैंने जब इसमें पुट की है कंसंट्रेशन की जिंक 2+ की, तो जिंक सल्फेट के इक्वल ही होगी कंसंट्रेशन, क्योंकि एक जिंक सल्फेट में एक जिंक आयन प्रेजेंट है। ठीक है, तो 0.01 जिंक +2 का कंसंट्रेशन हो गई, और जिंक सॉलिड की हम लोग यूनिटी लेके कंसीडर करते हैं क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो लॉग 0.01 को लिख सकते हो आप लॉग 10⁻⁻², और लॉग 10⁻⁻² को आप लिख सकते हैं -2 लॉग 10, क्योंकि 10 की जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और बेस उसमें रह जाता है। ठीक है, तो लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो लॉग 10 0.01 की वैल्यू जो आती है वो आती है आपकी -2। तो इस तरह से जब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आप पाते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू है 0.763, और -2 इंटू का जो माइनस है, और जो पहले से जो माइनस था इक्वेशन में, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ 0.059 देखने को मिलेगा। ठीक, तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आप ई सेल आपको जो मिलेगा वो है 0.822 वोल्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन द रिएक्शन Br Mg CH2 का होल 5 Mg Br CS3C00C2H5 एक एस्टर के साथ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है मैग्नीशियम का, उसकी रिएक्शन की जा रही है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? आप देख सकते हैं ऑप्शन में साइक्लिक कंपाउंड दिए गए, तो कुछ साइक्लिक ही बनेगा। ठीक, तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी। ये तो हो गया आपका CH2 का होल 5। ठीक, Mg Br, और इधर भी आप लोग Mg Br जोड़ दीजिए। Mg Br। ठीक, नाउ 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन इसमें हो चुके हैं, और Mg Br दोनों साइड जुड़ा हुआ है। जब Mg Br कार्बन से जुड़ा है तो मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्बन पे होता है माइनस चार्ज। ठीक, तो इस तरह से दोनों साइड 1 और 5th पोजीशन ऑफ कार्बन की माइनस चार्ज यहाँ पे ऑक्यूपाई की हुई है। और जब इसकी एस्टर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे जो एस्टर लिया है वो ये है। ठीक, तो जब पहली बार अटैक होगा, जैसे 1 पोजीशन पे से अटैक हो रहा है, जैसे कि कार्बन का 1, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोनिल ग्रुप पे, कार्बोनिल ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, आप जानते हैं। तो यहाँ पे जो नेगेटिव
चार्ज जिस कार्बन पे है वही न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम करेंगे। तो फर्स्ट वाला कार्बन पहले अटैक कर रहा है, ठीक। तो इस तरह से जो कार्बोनिल ग्रुप का CO बॉन्ड का पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे जाएगा, और यहाँ प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा। CH3 वो 1 2 3 4 5 MgBr, ठीक। अब वापस से जब इसमें ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया, वापस से जाता है, तो यहाँ से जो एस्टर का जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ बॉन्ड है, जो एस्टर का जो ये वाला पार्ट है, ये यहाँ से लीविंग ग्रुप की तरह निकल जाता है, ठीक है। तो ये हमको प्रोडक्ट जो मिलेगा ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। C डबल बॉन्ड हो, 1 2 3 4 5 और 6 पोजीशन पे तो MgBr, ठीक। तो दूसरा वाला जो 5th पोजीशन पे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और फिर से ऑक्सीजन पे जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपको एक साइक्लिक प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। तो जब इसका वापस हाइड्रोलिसिस होता है तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म्स बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड किसके हाइड्रोलिसिस से बनेगा, ये आपको पता करना है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है एक वाटर मॉलिक्यूल रिएक्टेंट की तरह यूज होगा और वो पोलर बॉन्ड को स्प्लिट कर देगा, ठीक है। तो जब बेंजाइल क्लोराइड है, तो इस तरह से बेंजाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर है ये वाला, बेंजाइल क्लोराइड। तो जब इसका वाटर से स्प्लिटिंग होगा, मतलब हाइड्रोलिसिस होगा, तो आपको फिनॉल देखने को मिलेगा, साथ में HCl। तो इससे तो हमको फिनॉल मिला है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि हमको बेंजल्डिहाइड चाहिए। अब दूसरा ऑप्शन में दिया है बेंजल क्लोराइड। तो बेंजल क्लोराइड अपने आप में ऐसा नाम है कि इसका स्ट्रक्चर आपको पहले पता हो, यही बड़ी बात है। तो बेंजल क्लोराइड का स्ट्रक्चर है ये, दूसरे नंबर पर रिएक्शन लिखिए, ये है बेंजल क्लोराइड, जिसमें एक CH3 मॉलिक्यूल था इनिशियली टॉल्यूइन का, जिसमें 2 हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस किए गए हैं, ठीक है। और जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो क्लोरीन की जगह पे आ जाएंगे OH, ठीक है। तो इस तरह से आपको OH देखने को मिलेंगे, दो क्लोरीन की पोजीशन पे OH आ जाएंगे और हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन रहेगा। और एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं, ये जैसे ही बनते हैं तुरंत वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज होता है और ये कार्बन ग्रुप में चेंज हो जाता है, इस तरह से CO, ठीक। तो इस तरह से आप लोग कह सकते हैं कि जो बेंजल क्लोराइड है उससे बेंजल्डिहाइड हमको देखने को मिलता है। तो ये बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, ये हमको देख। आगे के 2 ऑप्शन आप देख सकते हैं, बेंजो ट्राइक्लोराइड और बेंजो नाइट्राइल। तो बेंजो ट्राइक्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जिसमें टॉलुइन के कार्बन जो CH3 ग्रुप था, उसके तीनों हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस किए गए हैं। तो ये बेंजो ट्राइक्लोराइड हो गया। अब इसकी जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो 3 OH ग्रुप आ जाएंगे, ठीक, क्लोरीन की जगह पर। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा इनिशियली। और 3 OH में से 2 OH आपस में रिएक्ट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा, तो हमको कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिलेगा, और उस एक कार्बोनिल ग्रुप और एक OH यहाँ इससे बचता है। तो इस तरह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहाँ पे और ओवरऑल बनता है, ठीक है। तो जो बेंजो ट्राइक्लोराइड है उससे हमको बेंजोइक एसिड देखने को मिलता है। इसी तरह से जब हम बेंजो नाइट्राइल मतलब बेंजिल ग्रुप पे जुड़ी हुई है CN, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ठीक। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कुछ इस तरह से होता है, जो वाटर का हाइड्रोजन होता है वो तो नाइट्रोजन लेता है, और OH जो होते हैं वो कार्बन की तरफ जाते हैं। तो इसी तरह से जब तीनों बॉन्ड CN के टूटेंगे, 3 OH यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जैसा बेंजो ट्राइक्लोराइड के केस में हमको 3 OH देखने को मिले थे कार्बन पर, इसी तरह से देखने को मिलेंगे, जिनमें से 2 OH मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और फाइनली एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचेगा, और एक वाटर रिलीज होने से एक कार्बोनिल ग्रुप बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे भी इस तरह से बेंजोइक एसिड ही देखने को मिलता है।
तो बेंजोनाइट्राइल से बेंजोइक एसिड बनता है, बेंजो ट्राइक्लोराइड से भी बेंजोइक एसिड बनता है, बेंजल क्लोराइड से यहाँ पे हमको बेंजल्डिहाइड देखने को मिलता है, बेंजिल क्लोराइड से फिनॉल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट सेलेक्ट द फोटोकेमिकल रिएक्शन विद क्वांटम यील्ड 2। तो इस तरह की रिएक्शन में यहाँ पे कोई तरीका नहीं है कि हम क्वांटम यील्ड इस तरह से फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर पाएँ, क्योंकि क्वांटम यील्ड का फॉर्मूला तो कहता है फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिवाइडेड बाई फोटोन एब्जॉर्ब्ड। तो ये फॉर्मूला यहाँ किस तरह से अप्लाई होगा? तो इस तरह का, या तो आपने सारी रिएक्शन की मैकेनिज्म बहुत अच्छे से पढ़ी हो फोटोकेमिस्ट्री में, तब कर पाएंगे, या तो दूसरा तरीका यही है कि आपको रटा हुआ होना चाहिए पहले से। तो अगर ये क्वेश्चन इस तरह का रिपीट होता है तो आप देख सकते हैं कि एच बी आर यहाँ का इसमें करेक्ट आंसर होगा, जिसकी क्वांटम यील्ड 2 है। यूपी पीजीटी का जो ऑफिशियल आंसर किया था फाइनल, इसमें उसने सी ऑप्शन को करेक्ट माना है। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि वापस से क्वेश्चन आता है तो आप देखते ही टिक मार पाओ। ठीक है, नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 210 ओम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मोलर कंडक्टेंस आपसे पूछी गई है, सेल कांस्टेंट यहाँ पे दिया है। तो हमारा फॉर्मूला जो होता है मोलर कंडक्टेंस का, वो होता है पाई एम इज इक्वल टू कप्पा डिवाइडेड बाई मोलर टी। ठीक है, कप्पा क्या होता है? ये होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे हम? जो ये दो सेल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको दिया है, इससे हमको स्पेसिफिक कंडक्टेंस मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि एक फॉर्मूला जो फिजिक्स में सबने पढ़ा है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जिसमें रो मतलब आर मतलब रेजिस्टेंस, रो मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एल बाई ए मतलब सेल कांस्टेंट। एल बाई ए को हम लोग सेल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक, तो आर मतलब रेजिस्टेंस, अगर हम इसको इन्वर्स करें तो 1/r हो जाएगा, रो का हो जाएगा 1/रो, और एल बाई ए का हो जाएगा ए बाई एल। ठीक, तो 1/रो जो होता है, ये होता है कप्पा, जो यहाँ पे हमको देखने को मिला है। ठीक, इसके बराबर। तो 1/r इज इक्वल टू के स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू डिवाइडेड बाई सेल कांस्टेंट, आप लिख सकते हैं इसको। ठीक, क्योंकि एल बाई ए को मैंने सेल कांस्टेंट यहाँ लिख लिया है। तो के की वैल्यू हो जाएगी सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। सेल कांस्टेंट भी दिया है, रेजिस्टेंस भी दिया है, और मोलर टी आपको पता है, तो इसमें हम लोग पाई एम में के की वैल्यू रख दी है आप लोग, सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाई आर, ये तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू हो गई, इंटू 1/, मोलर टी आप लोग इसमें लिख सकते हो। तीनों वैल्यू आपको पता है। सेल कांस्टेंट का वैल्यू कितना है? 0.90। एक चीज़ जो मुझे बतानी थी इसमें, सेल कांस्टेंट का यूनिट यहाँ पर नहीं दिया है यूनिट, जबकि सेल कांस्टेंट का या तो मीटर इनवर्स होता है, क्योंकि सेल कांस्टेंट क्या होता है? एल बाई ए, मतलब लेंथ अपॉन एरिया। लेंथ अगर मीटर है, एरिया होगा मीटर स्क्वायर, तो सेल कांस्टेंट की यूनिट होगी मीटर इनवर्स। ठीक, अगर सीजीएस सिस्टम में पूछे तो यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स, लेकिन यहाँ यूनिट लेस हो किया गया, जो कि गलत बात है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा क्वेश्चन में दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा। तो आप लोग सेल कांस्टेंट की वैल्यू इसमें रखिए 0.90, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कीजिए 210 ओम। ठीक, तो रेजिस्टेंस हो गया 210 ओम, और मोलरिटी कितनी है? 0.01 मोलर। तो यहाँ से जो हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद आंसर जो आता है वो आता है यहाँ पे 0.90 डिवाइडेड बाई 210 डिवाइडेड बाई 0.01। तो ये आता है एग्जैक्ट, तो आता है 0.42857, कुछ ऐसे करके। ठीक, लेकिन आप ऑप्शंस में देख सकते हैं कि पॉइंट के डेसिमल के तुरंत बाद आंसर में तो 4 है, लेकिन ऑप्शंस में 0.40404 है सब में। तो ये ऑप्शंस भी यहाँ पे गलत दिए गए हैं। एग्जैक्ट आंसर है 0.42857 का राउंड ऑफ करके भी 3 डिजिट 4 डिजिट तक लिखें तो ये हो जाता है 42, 3 डिजिट तक अगर राउंड ऑफ करूँ तो 429 हो जाएगा। ठीक, 0.429, लेकिन यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया है, तो ऑप्शंस भी यहाँ पे गलत हो जाते हैं, जो कि फिर से
एक गलत बात है। इतना टीचर का एग्जाम है और आप लोग इस तरह के क्वेश्चन पेपर आप में ऑप्शन डाल रहे हैं। ठीक, तो 4.429 एक्चुअली केवल इसी ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो यही सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है। ठीक, तो ना अटेम्प्ट करने से अच्छा है कि आप गलत है भले ही, लेकिन इसी को आप टिक करें, एटलीस्ट वैल्यू तो मैच कर रही है इसमें। नेक्स्ट 28, आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए गए हैं और आपको ए बी इनको मैच करना कराना है। एक तरफ कंपाउंड है, दूसरी तरफ उनका यूज है कि किस किसके यूज में ये कंपाउंड यूज होगा। ठीक, नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड NaCl, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट 4 कंपाउंड है और इनका एप्लीकेशन क्या है आपसे पूछा गया है। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन तो मुझे ये दिख रहा है, ये कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो भी है। ठीक, तो ये जो होता है ये कास्ट ऑफ स्टैच्यूज, जो स्टैच्यू वगैरह बनती हैं उनमें यूज होता है। ठीक, तो थर्ड का यहाँ पे मुझे ए समझ में आ रहा है, तो थर्ड का ए मैं देख रहा हूँ, केवल बी ऑप्शन में है। तो अगर आपको एक पता है सी वाला, तो भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। बाकी के अगर मैच करा के देखें तो NaCl का यूज होता है आपका वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन, वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन। वॉशिंग सोडा होता क्या है, सोडियम कार्बोनेट 10H2O। तो वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन में जो सॉल्वे प्रोसेस से जब हम बनाते हैं तो उसमें NaCl का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से NaCl का एप्लीकेशन डी, सेकंड का डी हो जाएगा, जो कि सेकंड का डी इसमें है। ठीक, तो बाकी का भी आप इस तरह से मैच करवा सकते हैं। नाउ 29, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी प्रीफर टू रिमेन ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे कौन सी रिएक्शन रहना चाहेगी। लेफ्ट साइड आपकी रिएक्टेंट वाली साइड है। ठीक, और जो प्रोडक्ट वाली साइड है वो राइट साइड है। ठीक, तो लेफ्ट हो गई आपकी रिएक्टेंट साइड, राइट साइड मतलब, तो इसका कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड कौन सी रिएक्शन रहना चाहेगी, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट किसके स्टेबल हैं बजाय प्रोडक्ट के। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर देखें कैल्शियम सल्फाइड से H2O बन रहा है, कैल्शियम सल्फाइड से H2O का रिएक्शन हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और H2S गैस यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पे H2S गैस रिलीज होने की वजह से ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, क्योंकि जैसे ही गैस बनेगी ये एस्केप कर सकती है, तो रिएक्शन लेसेटिलियर के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड जा सकती है। ठीक, तो पहली वाली रिएक्शन यहाँ पे राइट साइड जाना चाहिए, और बाकी के 3 ऑप्शन यहाँ पे हार्ड HSAB प्रिंसिपल पे बेस्ड है, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल जो है। तो जिसमें जो सॉफ्ट सॉफ्ट स्पीसीज है, जैसे सॉफ्ट कैटायन है तो वो सॉफ्ट एनायन के साथ रहना चाहेगा, और हार्ड कैटायन हार्ड एनायन के साथ रहना चाहेगा। ये HSAB का एक थीम है। ठीक, तो आपको जो सेकंड ऑप्शन में HgF2 प्लस BeI2 दिया है, तो जो स्मॉल आयन होते हैं, स्मॉल कैटायन, जिन पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है स्मॉल कैटायन पे, वो तो होते हैं आपके हार्ड। हार्ड का मतलब है इनका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है और साइज इनका छोटा है, साइज कम चार्ज डेंसिटी ज़्यादा। तो इस तरह के स्पीसीज को आप लोग हार्ड बोलेंगे। और सॉफ्ट किनको बोला जाता है, जिनका साइज बड़ा होता है और चार्ज डेंसिटी आपकी कम होती है। ठीक, तो आप देख सकते हैं एच जी आपका 3D 4D 5D सीरीज का मेंबर है, जो कि HG होता है आपका सॉफ्ट, क्योंकि 5D का मतलब है आप बहुत नीचे चले गए पीरियोडिक टेबल में, जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है। ठीक है, तो 3D का ये साइज काफ़ी ज़्यादा होता है, फिर 4D फिर 5D। तो 5D सीरीज में HG जो होता है उसका, इसको सॉफ्ट कंसीडर यहाँ पे किया जाएगा। और फ्लोरीन बहुत छोटा साइज का होता है, फ्लोराइड आयन, तो फ्लोराइड आयन यहाँ पे, क्योंकि ये तो सेकंड पीरियड में ही आ जाता है। ठीक, क्लोरीन, तो इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये हार्ड की तरह का, फ्लोरीन तो बहुत हार्ड हो जाएगा, HG सॉफ्ट है। ठीक, तो HG सॉफ्ट है, फ्लोरीन हार्ड है, तो सॉफ्ट हार्ड के साथ तो नहीं रहेगा हार्ड। अब बेरिलियम हार्ड है और आयोडीन यहाँ सॉफ्ट होगा, क्योंकि आयोडीन का साइज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो हार्ड हार्ड के साथ रहना चाहेगा और सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ, तो प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं कि रिप्लेस हो गए हैं हार्ड सॉफ्ट वाले। HG जो सॉफ्ट था तो आयोडीन सॉफ्ट के साथ रिएक्शन करके HgI2 बना लिया है और BeF2 बन गया है। तो BeF2 हार्ड हार्ड वाले हो गए, HgI2 सॉफ्ट सॉफ्ट वाले हो गए। तो अब ये स्टेबलाइज हो चुके हैं। ठीक है, तो बी वाला
रिएक्शन यहाँ पे फॉरवर्ड जाना चाहेगा, क्योंकि मोर स्टेबल यहाँ पे स्पीसीज देखने को मिल रही हैं। हार्ड हार्ड के साथ रह रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ रह रहा है। इसी तरह से सी वाले ऑप्शन में बेरिलियम ऑलरेडी हार्ड है, फ्लोरीन भी हार्ड है, एच सॉफ्ट है और आयोडीन भी सॉफ्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट ऑलरेडी स्टेबल है और प्रोडक्ट में एच जो कि सॉफ्ट है वो फ्लोरीन हार्ड के साथ दिखाया गया है HgF2 में। तो प्रोडक्ट आर लेस स्टेबल बिकॉज दे हैव सॉफ्ट हार्ड टाइप कॉम्बिनेशन, ठीक। जबकि सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन, हार्ड हार्ड कॉम्बिनेशन स्टेबल होते हैं बजाय हार्ड सॉफ्ट के, ठीक। तो सी वाले रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो ज़्यादा स्टेबल है ऑलरेडी बजाय प्रोडक्ट के, तो वो प्रोडक्ट क्यों बनाएंगे, ऑलरेडी वो रिएक्टेंट स्टेबल है, तो ठीक। तो सी ऑप्शन के रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल हैं तो वो लेफ्ट साइड ही रहना चाहेंगे, ठीक है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन भी आप हार्ड सॉफ्ट के बेसिस पे देख सकते हैं, आपको समझ आ ही जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का ये है कि मोस्ट सुटेबल एल्कली मेटल टू रिमूव ट्रेस ऑफ N2 फ्रॉम हाईली प्योर आर्गन गैसेज। तो लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऑप्शंस दिए गए हैं, मतलब फर्स्ट ए वाला एस ब्लॉक का जो फर्स्ट वाला ग्रुप है उसके सारे एलिमेंट दिए गए हैं, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम। जब आप एस ब्लॉक एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो वहाँ लाइन लिखी गई है कि लिथियम एयर में, लिथियम की रिएक्शन जब एयर के साथ करवाई जाती है तो लिथियम या एस ब्लॉक तो केवल लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाता है, बाकी के जो एलिमेंट हैं लिथियम के अलावा S1A में, एस ब्लॉक में, ठीक, वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, लिथियम केवल करता है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन था कि कौन नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके एक स्टेबल कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। तो जब आर्गन नाइट्रोजन का मिक्सचर लेंगे तो लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, बाकी के पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम नहीं करेंगे रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ, तो वो नाइट्रोजन को रिमूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो लिथियम यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन और डिस्कस हो जाते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम 10 क्वेश्चन लेके आएंगे, धीरे धीरे करके सारा पेपर यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। और आपके लिए एक टिप मैं दे दूं कि अगर आप यूपी पीजीटी सच में निकालना चाहते हैं तो यूपी पीजीटी के 2 लेवल हैं। एक तो है एनसीईआरटी लेवल जो 11th क्लास और 12th क्लास का है, और सेकंड लेवल है ग्रेजुएशन वाला लेवल बीएससी, जिसमें बीएससी का सिलेबस। तो 11th 12th का सिलेबस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो इसके लिए या तो आप नीट यूजी का पीवाईक्यू उठा लीजिए, या फिर आप लोग जेई मेंस का पीवाईक्यू उठा लीजिए। जेई एडवांस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जेई मेंस यहाँ पे सफिशियंट है, ठीक है। तो 11th 12th की मास्टरी के लिए आप लोग जेई मेंस के पीवाईक्यू कर सकते हैं 10-20 साल के। और बीएससी का अगर आपको सिलेबस अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो इसके लिए आप जेई मेंस का सिलेबस आप लोग उठा सकते हैं, ठीक है। तो जे आई सॉरी आईआईटी जेईई, तो आईआईटी जेईई का जो एमएससी का एंट्रेंस होता है उसके पीवाईक्यू अगर आप कर लेते हैं तो आपका ग्रेजुएशन लेवल का जो केमिस्ट्री है वो एकदम सटीक पीवाईक्यू के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था, अगर आप, क्योंकि यूपी पीजीटी का जो पेपर है उसमें 125 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और टाइम दिया जा रहा है 2 घंटे। तो यूपी पीजीटी के 125 क्वेश्चन को अगर 2 घंटे में करना है तो आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सॉल्व नहीं करना पड़े, आपको सीधे ही क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाए, ठीक है। इतना ही समय मिलता है वहाँ पे, क्योंकि 120 मिनट में आपको ओएमआर भी बननी है, 5-10 मिनट, 10 मिनट तो उसमें भी लगेगा ओएमआर बनने में। कुछ बहुत ज़्यादा ओएमआर के एक्सपर्ट होंगे तो उनको 5-7 मिनट तो लगेगा ही, ठीक है। इससे कम में कर रहे हैं तो ओएमआर भी आप गलत भर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे।